ओके, नमस्कार, जोहार आप सभी को साथियों। मेरा नाम है सुमित कुमार और मैं आपका झारखंड जीके का फैकल्टी हूँ। और आज यहाँ पे हम जेपीएससी के कोर्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पेपर 2 के अकॉर्डिंग, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके झारखंड में 2 पेपर हैं। झारखंड में भी आपके जेपीएससी में बेसिकली 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 जो है आपका झारखंड में, उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो पूरी तरह से डिटेल्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी तरह से झारखंड पे बेस्ड चीज़ें, जैसे झारखंड की स्थिति, झारखंड की जो इतिहास है, झारखंड की संस्कृति, झारखंड का भूगोल, ये सारी चीज़ें, झारखंड के ज़मीनी संबंधी कानून, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी पड़ेगी, पेपर 2 में। और पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चंस कहाँ के होते हैं, वो झारखंड की संस्कृति और उसके सारे साहित्य पे जो होते हैं पूरी तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो झारखंड को पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है कि झारखंड की जो वस्तु स्थिति है, आज के डेट में झारखंड जो अपने एक स्थिति पे आप कह सकते हैं कि स्थित है, लेकिन आज से पहले, आज से हजारों हजार साल अगर हम बात करें पहले, तो झारखंड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती थी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में जब 1921 में एक्सग्रेट किया गया, वहाँ पर जब चीज़ों को पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला कि उसके अंदर वहाँ क्या क्या चीज़ें विद्यमान है और क्या क्या चीज़ें पाई गई, तो हम लोगों ने उस सभ्यता को पढ़ा। वहाँ की सभ्यता से हमें क्या पता चला कि वहाँ की संस्कृति कैसी होगी। संस्कृति का मतलब है वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, वहाँ पे किस तरह से लोग रह रहे होंगे, क्या वहाँ पे किस तरह की खेती की जा रही होगी, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें झारखंड के संदर्भ में भी पहले जानना है कि आज मैप पे बस इतना याद रखिए कि एक स्थिति है जहाँ पे झारखंड जो है आपका अवस्थित है, लेकिन आखिर यहाँ पर जो इतिहास था वो किस तरीके का इतिहास था। हमें ये तो पता है कि यहाँ पे ये जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पे 32 जनजाति रहते हैं, यहाँ की आबादी इतनी है, ये इस अक्षांश, इस देशांतर पे स्थित है। लेकिन अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि झारखंड में आपके किस तरीके से पुरातत्व विभाग को क्या क्या सबूत मिले, क्या क्या नमूने मिले, और उसके आधार पे हमें चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि जेपीएससी में प्रीवियस ईयर अगर पे आप देखें तो शायद उसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन 2016 के जेपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे डिपेंड था। तो आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स समझना है और उसके बाद आपको समझना है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ साथ हमारे पास ऐसे कौन कौन से रिटन सोर्स हैं जहाँ पे झारखंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपके ऐत्रेय ब्राह्मण, अगर मैं बात करता हूँ आपके किसी वेद की, जैसे अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में क्या झारखंड की चर्चा है। अगर मैं बात करता हूँ किसी यात्री की, जैसे हैंसवांग झारखंड आया था तो उसने झारखंड के बारे में क्या कुछ अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में कहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी और उसके बाद हम झारखंड के इतिहास को जड़ से समझ पाएंगे। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे झारखंड के सिलेबस को कुछ हम थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम फिर सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो देखिए, आप में जो भी एग्जाम है जेपीएससी का फेस करेंगे, उसमें जो आपका पेपर 2 होता है वो भी 2 घंटे का होता है, पेपर 1 भी 2 घंटे का होता है। तो पेपर 2 और पेपर 1, तो पेपर 1 में जो पढ़ने वाली चीज़ें, भारत के इतिहास, भारत की भूगोल, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमें क्या देखना है पेपर 2 में कि पेपर 2 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें। तो देखिए, पेपर 2 में हमें सामान्य अध्ययन, जो द्वितीय पेपर है, उसमें मुंडा, नागवंशी, पढ़ा, पंचायत, मतलब इन सब की शासन व्यवस्था को हमें पढ़ना है। और शासन व्यवस्था को पढ़ने के साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी हमें देखना है। तो कुल मिला के आपके 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन झारखंड से आपसे पूछे जाएंगे। तो उसे समझने के लिए अब हमें क्या करना था, तो मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले सोर्सेज यहाँ पे पढ़ने हैं कि हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, या फिर हमारे पास कोई रिटन, कोई ग्रंथ है, या फिर हमारे पास कोई किसी यात्री के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उसमें झारखंड के बारे में क्या क्या जानकारियाँ दी गई है। तो मैं आपको लेकर आता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड जो हमारा लेक्चर 1 होगा, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, अगर आप झारखंड को 3 कालों में विभाजित कर दें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल को भी हम 3 कालों में विभाजित कर दें, ताम्र, कांस्य और लौह युग।
तो इसमें हमें देखना है कि झारखंड के इतिहास की शुरुआत कहाँ से की गई। तो हम सबको पता है कि भाई आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में कर ली गई, मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन पर जोर दे दिया गया, और उसके बाद नव पाषाण काल में मन के बना लिए गए, पहिए बना लिए गए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा अनाज का और जो भी सामग्री हम उपज कर रहे हैं उसका होता रहे। लेकिन हमारे झारखंड की जो इतिहास की शुरुआत मानी गई है वो कहाँ मानी गई है? मध्य पाषाण काल में। आपकी डॉक्टर वी वीरोत्तम की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल यानी कि 1000 से 6000 ईसा पूर्व से झारखंड की इतिहास की शुरुआत मानी गई। और ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था 2017 के आपके SI के पेपर में। तो मध्य पाषाण काल से झारखंड के इतिहास की शुरुआत मानी गई। अब झारखंड के इतिहास की शुरुआत हो गई, मतलब झारखंड में हमारे पास जो भी साक्ष्य मौजूद है, चाहे वो कुषाणकालीन सिक्के हो, चाहे सिंह वंश का रोमन सम्राट का सिक्का हो, कुछ भी, तो ये सारे सिक्के या फिर मैक्सिमम कितने पुराने हो सकते हैं? तो वो मध्य पाषाण काल से ज़्यादा पुराने नहीं है। अब मध्य पाषाण काल के बाद आता है नव पाषाण काल, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि झारखंड यहाँ पर भी बिल्कुल अपने यहाँ पे जो झारखंड की संस्कृति है वो भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और यहाँ नव पाषाण काल में एक जनजाति जिसके बारे में चर्चा की जाती है, जो ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, इन तीनों युगों में जो है ये जनजाति अपना रोल प्ले करती गई, और इन तीनों युगों में उसके साक्ष्य मौजूद है। जैसे आपने सुना होगा असुरा साइट्स जो कि खूंटी में है, 50 एकड़ में फैला ये असुरा साइट्स किसकी बातों को बताता है? तो ये असुर जनजाति के बारे में बताता है। और असुर जनजाति ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, तीनों में असुर जनजाति के जो है अवशेष हमें देखने को मिले हैं। असुर जनजाति क्या करती थी? तो जाहिर सी बात है, ताम्र पाषाण काल है तो वहाँ पे तांबे के औजार बनाने में इनको निपुणता प्राप्त होगी। जब बात आई होगी कांस्य युग की, तो वहाँ पे उन्होंने बिरजिया जनजाति जो एक हमारी जनजाति है उसने उनसे क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। और असुर जनजाति के साथ साथ बिरजिया जनजाति भी ताम्र पाषाण काल के बाद जो आपके कांस्य युग है यहाँ पर ये कांसे के औजार का निर्माण करने लगे। उसके बाद लौह युग में भी असुर और बिरजिया जनजाति के बारे में आपको साक्ष्य मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि झारखंड में आपके कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पे आपको कुछ न कुछ साइट्स पाए गए हैं, जहाँ से कुछ अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। चाहे अगर मैं बात करता हूँ खूंटी की, तो खूंटी में 50 एकड़ में फैला असुरा साइट्स। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके रांची की, तो रांची में भी हमें क्या मिला है? तो रांची के पिठौरिया से हमें कुएँ का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम मैप के थ्रू क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमें जो मेजर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए गढ़वा, जो कि बिल्कुल ये बॉर्डर शेयर करता है यूपी बिहार दोनों से। अब ये गढ़वा के भवनाथपुर में एक जगह है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है? तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक गुफा और शैल चित्र, शिकार के चित्र, हिरण के चित्र, आदि जानवरों के चित्र और पशु के चित्र यहाँ से पाए गए। तो शिकार के चित्र मतलब कोई बहुत बेहतरीन चित्रकारी नहीं की गई थी, बिल्कुल एक मानव जैसी आकृति बनाई गई और उसे के हाथों में कुछ औजार थे जिससे वो दिखा रहा है कि एक पशुनुमा को वो जो है मारने की कोशिश कर रहा है। तो गढ़वा से हमें क्या मिला है? गढ़वा के भवनाथपुर से हमें जो है शिकार के चित्र मिले हैं, हिरण के चित्र, आदि जानवरों के चित्र और पशुओं के यहाँ पे चित्र हमें मिले हैं। अब बात करते हैं इसके बाद गढ़वा के बाद आते हैं हम बिल्कुल गढ़वा के बगल में अवस्थित एक जिला है पलामू। पलामू से 3 पासाल कान की 3 मूर्तियां मिली हैं, जिसमें सिंह शीर्ष आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ जो हमारा आकर्षण का केंद्र रहा वो क्या रहा? सिंह शीर्ष। तो ये मूर्तियां गांव है पलामू में, जहाँ से हमें क्या मिला है? सिंह शीर्ष। ये कहाँ पे है? पलामू में। और ये भी पाषाण काल का हमें एक अवशेष जो यहाँ से मिला है। पलामू के बाद बिल्कुल पलामू के नीचे आइए, देखिए लातेहार। तो लातेहार में एक पलामू का किला है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, पलामू का किला बोला गया है, लेकिन वो स्थान कहाँ है? लातेहार में। यहाँ से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है प्रतिमा मिली। भूमि स्पर्श मुद्रा आपको पता होगा, जब भगवान बुद्ध जब अपनी ध्यान में थे तो उन्होंने क्या किया था? भूमि को स्पर्श करके कहा था कि हे भूमि, हमें जो है मुझे जो है शक्ति प्रदान करो ताकि ये जो मेरी तपस्या है ये टूटे ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है? लातेहार के पलामू किला से भगवान बुद्ध की स्पर्श मुद्रा में प्रतिमा। यहाँ पे मैंने वो मुद्रा भी लगा रखी है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये वो प्रतिमा जो यहाँ से हमें मिली है। उसके बाद आते हैं चतरा। चतरा से तो जो है यहाँ पे बौद्ध धर्म साइट मिला है, और चतरा फेमस है अपने बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की जो है इटखोरी में जो आप एक मंदिर है उसके लिए। ठीक है, तो जहाँ पे तीनों मंदिर एक ही प्रांगण में आपको देखने को मिल जाएंगे, बौद्ध के भी, जैन के भी और हिंदू के भी। तो चतरा से आपको क्या मिल रखा है? बौद्ध धर्म साइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका
लोहरदग्गा, क्योंकि लोहरदग्गा ही एकमात्र ऐसा झारखंड में एक ऐसा जिला है, एक ऐसा स्थान है जहां से कांसे का प्याला हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। लोहरदग्गा के बाद हम आते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि अभी आपको पता होगा 2015-16 में कोलंबस के स्टूडेंट्स ने जब वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट सर्वे के साथ मिल करके उनके साथ जब यहाँ पर खुदाई की तो उनको क्या मिला था, तो उनको यहाँ से मिला था एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी जिस जगह का नाम क्या दिया गया, सीतागढ़ा पहाड़। यहाँ से एक बुद्ध और बौद्ध मठ की अवशेष यहाँ पे हमें मिले। और देखिए हजारीबाग में एक जगह है दुमदुमा, जहाँ से हमें क्या मिला है, शिवलिंग मिला है। ठीक है, तो शिवलिंग को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जिस तरह से भगवान शिव के हाथ में डमरू होता है तो वो डमरू बजाते हैं, तो डमरू कौन बजाते हैं, भगवान शिव। तो वहाँ से क्या मिला है, शिवलिंग। और यहीं पर एक सीतागढ़ा पहाड़ जहाँ से क्या मिला हमें, बौद्ध मठ। उसके अलावा हजारीबाग में एक जगह है इसको, ठीक है, इसको सरैया भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। वहाँ से हमें क्या मिल रखा है, भूल भुलैया गुफा, अंतरिक्ष, नक्षत्र आदि के बनाए हुए चित्र यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। इसको गांव, तो ये तीनों आपको याद रखना है, इसको गांव, सीतागढ़ा पहाड़ और दुमदुमा। और उसके अलावा एक और क्षेत्र दूध पानी से 8वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं। तो ये रहा शिवलिंग जो कि आपको यहाँ से मिल रखा है। ठीक है, दुमदुमा से शिवलिंग, उसका मैंने यहाँ पे आकृति लगा रखी है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम रामगढ़। तो देखिए रामगढ़ में एक जगह है करहरबाड़ी, यहाँ से बादम, करहरबाड़ी और बादम, यहाँ से हमें क्या मिला है, कांस्ययुगीन स्थल यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो रामगढ़ के बाद हम देखते हैं रांची। रांची में मैंने जैसे बताया आपको कि पिठौरिया के कुएं और नामकुन से तांबे के लोहे के उपकरण यहाँ से हमें प्राप्त हुए। तो रांची के बाद हम आते हैं, रांची के बाद आप देखिए साहबगंज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2017 के पीजीटी के एग्जाम में कि राजमहल में एक जगह है अर्जी मुकीमपुर, ठीक है, और वहाँ से हमें क्या मिली है, तो ये 12 दरी इमारतें हैं। आप इमारतों का, आप इसका स्तूप को इसको देख सकते हैं, ये इमारतें किस तरीके से दिख रही है। तो इसे क्या नाम दे दिया गया, 12 दरी इमारतें, और इसे नागेश्वर बाग भी कहते हैं इस जगह को। यहाँ से हमें मिला है ये साहेबगंज। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भाई संथाल परगना, जहाँ पर आपके गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवगढ़ और जामताड़ा, तो ये जो संथाल परगना के ये 6 जिले हैं, 3 और 3 6, इन 6 में से सिर्फ एक मात्र जगह है साहेबगंज जहाँ से हमें जो है कोई पुरातात्विक अवशेष देखने को मिला है। इसके बाद हम आते हैं सरायकेला। तो देखिए सरायकेला खरसावां में एक जगह है लूपागढ़ी, वहाँ से हमें कब्रगाह जिसके अंदर तांबे के भूषण मिले, यानी कि कब्रगाह मिला जिसके अंदर तांबों के आभूषण आपको पाए गए। ठीक है, ये भी सब जो है ये पुरापाषाण काल के हैं। अब आते हैं हम पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में पत्थर का हथौड़ा, मृदभांड और मटके मिले हैं। और ये कंप्लीट अगर हम कर दें कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि पूरा सिंहभूम के एरिया से रोमन सम्राट के हमें क्या मिले थे, सिक्के यहाँ पे मिले थे। ठीक है, फिर हम आते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम देखिए बेनुसागर, यहाँ पे 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ हमें मिली। बोंगड़ा, यहाँ से कुल्हाड़ी और पत्थर के मनके हमें मिले। बानाघाट, यहाँ से ब्लैक मृदभांड मिला है, काला मृदभांड, यानी कि काली मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हमारे लिए थोड़ा अलग हो जाता है। बानघाट ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम, और यहाँ से हमें क्या मिला है, काला मृदभांड। तो काला मृदभांड जो झारखंड से मिला है एक ही जगह, और जो प्याला हमने बताया था लोहरदग्गा में वो भी हमें बस एक ही जगह पे देखने को मिला है। फिर चाईबासा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय, वहाँ से हमें क्या मिला है, इंडोसीथियन क्वाइन वहाँ से हमें मिले हैं। उसके बाद हम आते हैं खूंटी। खूंटी के हंसा, कुजला और सारी गले तजना नदी के पास 50 एकड़ में फैला ये असुरा साइट, जहाँ से आपको आप देख रहे हैं ये असुरा साइट्स को इन लोगों ने पुरातत्व विभाग ने खोज निकाला था, और इसे खोजने का काम किया था 1915 ईस्वी में हमारे SC रॉय ने। ठीक है, तो 1915 ईस्वी में खोजा गया SC रॉय के द्वारा खूंटी के पास। ये क्या है, तो ये असुरा साइट्स है। यहाँ पे माना जाता है कि असुर लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे रहते थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत के बाद हमारे पास साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। तो देखिए साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद में झारखंड की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया है, इसके बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए ऋग्वेद के आपको पता है कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और एक है कौशितकी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख पुंड नाम से किया गया है। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में और ज़्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें क्या मिला है, झारखंड के बारे में पुंड नाम से उल्लेख मिला है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसके बाद देखिए ऋग्वेद में क्या है कि झारखंड को कीकट प्रदेश कह के पुकारा गया है, और कीकट प्रायः गिरिडीह जिले को संभवतः ये कहा गया है। और ये क्वेश्चन 2017 के SSC के आपके JSSC ने आपके SI के एग्जाम में पूछा है, इसलिए ये प्रमाणित होता है कि वो गिरिडीह का ही क्षेत्र था जिसे कीकट प्रदेश कह के ऋग्वेद में कहा गया था। तो गिरिडीह जिले में पारासत पहाड़ी के आसपास कहीं यही स्थित है ये पूरा कीकट प्रदेश, जिसको यह ऋग्वेद में बताया गया। यही इस लाइन लिखी गई है कि गिरिडीह जिले के पारासत पहाड़ी के आसपास स्थित एक क्षेत्र है जिसे कीकट प्रदेश के नाम से जाना गया। कितना टाइम हो गया देखिए,
अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और करते हैं 10 मिनट। उसके बाद हम देखते हैं कि कीकट प्रदेश को बाद में झारखंड के नाम से जाना जाता है, और शायद झारखंड के नाम से पहले भी कीकट प्रदेश को क्या कहा जा रहा था, यहाँ झारखंड के नाम के पहले वनांचल नाम यूज होता था इसके लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि झारखंड के नाम से जाना। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश शासकों ने इसका नाम छोटा नागपुर रखा। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए छोटा नागपुर को 4 प्रभागों, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, संथाल परगना में विभाजित कर दिया गया। अब अथर्ववेद, अब आपका एक वेद है अथर्ववेद, आपको पता हो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में झारखंड को क्या कहा गया है, वृत्त प्रदेश, ठीक है। और इसका शब्द संबंध जो है मगध के लोगों के लिए किया गया था, यानी कि मगध के लोगों से संबंधित है। वायु पुराण में आइए, वायु पुराण में हिंदू पौराणिक कथाओं के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। वायु पुराण का उल्लेख महाभारत के अध्याय में किया गया है, और वायु पुराण में झारखंड को क्या कह के पुकारा गया है, तो मुरंड कहा गया है। तो मुरंड क्या है बेसिकली, तो वायु पुराण में कहा गया मुरंड, उसके आसपास के क्षेत्रों को राक्षसों का साम्राज्य कहा जाता था। तो इसके आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा गया कि राक्षसों का साम्राज्य। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को अर्क, कर्क और पशु भूमि तथा अन्य नाम पुंडरिक देश से भी पुकारा गया है। तो जो झारखंड है वो पशुओं से काफी भरी हुई थी। शायद यही संभवतः कारण होगा कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया, अर्कखंड, कर्कखंड और पशु भूमि। तो कर्क तो समझ में आता है कि कर्क रेखा यहाँ हमारे जो है बिल्कुल बीचों बीच गई है, तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये पशु भूमि संभवतः इसी कारण से कहा गया होगा। और एक अन्य नाम पुंडरिक देश से संबोधित किया गया है। दिग्विजय पर्व के अंतर्गत अध्याय 25 के अनुसार पांडवों की दिग्विजय के लिए यात्रा का वर्णन है। मतलब पांडवों ने जब विजय किया था, खास करके आप कह सकते हैं कि भीम ने जब कुछ एक युद्ध में विजय प्राप्त की थी, तो उसकी खुशी के उपलक्ष्य में जो है दिग्विजय पर्व मनाया गया था। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या है, भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवत भी कहते हैं। इसका उद्देश्य वर्णविश्व भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण के सभी देवों को देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। अब इस जो भागवत पुराण है, इसमें झारखंड को क्या कहा गया है, कीकट प्रदेश कहा गया। तो बस हमें झारखंड के अध्याय के अनुसार हमें यही चीजें पढ़नी है कि झारखंड को किस पुराण में, किस ग्रंथ में, किस वेद में, या फिर किस लिखित ग्रंथ में, यानी कि अगर मैं बात करता हूं जैसे कि हेनस्वैंग की या फिर किसी और अन्य यात्री की, तो उसने झारखंड के बारे में क्या क्या चीजें कही है। तो झारखंड के बारे में आपने देखा, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया, कीकट प्रदेश कहा गया। अब हम आते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो पांडुलिपि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शायद बांस के पत्ते पर, बांस पे ये बनाई गई पांडुलिपि है। अब देखते हैं इसमें क्या है। संस्कृत भाषा साहित्य के अनेक अमूल्य ग्रंथ रत्नों का सागर है। इतना समृद्ध साहित्य किसी भी दूसरी प्राचीन भाषा का नहीं है। तो संस्कृत भाषा साहित्य में भी झारखंड के बारे में चर्चा की गई है। गोदावरी से गंगा तक यात्रा साम्राज्य कलिंग को ही कलिंद देश कहा गया है। तो ये किसमें कहा गया, संस्कृत भाषा का साहित्य में। अब आगे हम देखते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। आप लोगों को पता होगा कि पहले के राजा महाराजा अपनी आदेशों को, अपने योजनाओं को वो क्या करते थे, अभिलेखों पे लिख करके अपने जनता को, जनार्दन को क्या करते थे, सूचित करते थे। तो समुद्रगुप्त ने अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड को क्या कहा है, मुरंड कहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी, आईने अकबरी एक 16वीं शताब्दी का ब्यौरावार ग्रंथ है। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसने अकबर के दरबार में उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। तो आईने अकबरी में भी झारखंड के बारे में चर्चा की गई है। वराह पुराण, ठीक है, में कीकट को अपवित्र राज कहा गया है। तो वराह पुराण में भी क्या है, शब्द यूज किया गया है कीकट, लेकिन एक कीकट को अपवित्र राज कह के संबोधित किया गया है। वराह पुराण में हिंदू धर्म के साहित्य की पुराण शैली से एक संस्कृत पाठ है। यह नारायण विष्णु की प्रशंसा करने वाले वैष्णव साहित्य संग्रह से संबंधित है, लेकिन इसमें शिव और शक्ति, देवी, ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री कहा जाता है, ठीक है, पर केंद्रित और स्तुति करने के लिए समर्पित अध्याय शामिल है। तो वराह पुराण में हमें इसके अलावा और कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है जो यहाँ पर हम ले सकते हैं। अब हम आते हैं कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है, कुकुट प्रदेश कहा गया। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो आपको पता होगा कौटिल्य एक बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। तो कूटनीतिज्ञ थे, तो अब उन्होंने क्या कहा, कुकुट, कूट से क्या बन गया, कुकुट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निमोनिकल वे में जो है इसे आप याद कर सकते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II के शासन में 4वीं शताब्दी में फाहियान भारत आया था। तो ये भी याद रखने वाली चीज है।
और जिसने झारखंड को फो को क्यू और कुकुट लॉर्ड कहा था। तो समुद्रगुप्त के समय फाहियान ने कहा तो कुकुट लॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे सारे पुस्तकों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कुछ पुस्तक ऐसे हैं जो हमारे आप कह सकते हैं ग्रंथ हैं, जैसे कि आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, इसमें क्या रखा है, लेकिन कुछ ऐसे लिखित स्रोत हैं जिसे आप प्रामाणिकता तो दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सबसे प्रामाणिक चीज क्या है, तो वो आपका क्या है, पुरातात्विक स्रोत। यानी कि लिखित स्रोत से ज्यादा प्रमाणित क्या है हमारे पास, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो देखिए हैंग त्सुएंग युआन त्सुएंग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वो 630 ईस्वी में आया था और उसने 5 वर्षों तक रहा, जिसने झारखंड को कीलोनासु फालाना और कर्ण सुवर्ण कहा था। तो इस तरीके से आप हैंग त्सुएंग देख सकते हैं कि हैंग त्सुएंग ने कहा किया था, तो वह राजमहल को जो है उसने एक नाम दिया था, यानी संथाल परगना में अगर आप देखेंगे तो इस राजमहल को उसने क्या नाम दिया, चिंगकाइला कहा था, और इसके पहाड़ी इलाकों को दामिने को। और आपको पता है कि अंग्रेजों के समय तक दामिने को की जो स्थिति थी वो मौजूद थी। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरी खंड कहा जाता था। मध्य पाषाण काल में क्या कहा गया, काकजोल। तो संथाल परगना का क्षेत्र वही क्षेत्र है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहा जाता था, नरी खंड या फिर काकजोल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं कि हमारे इस टॉपिक से जो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल छोटे से टॉपिक था जो कि 15 से 20 मिनट की है। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, विगत वर्षों में क्या क्या सवाल किए गए, तो देखिए महाभारत काल में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कीकट प्रदेश कहाँ, गिरिडीह। कीकट प्रदेश कहाँ, गिरिडीह। तो इसका आंसर क्या हो गया, गिरिडीह। ये आपके पिछले वर्ष का क्वेश्चन। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नरीखंड, मानवर्जिका, करतासिना, काकजोल। तो अभी अगर आपने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया होगा तो यही चीज मैंने यहाँ पे कहा, प्राचीन काल में संथाल परगना को नारीखंड और मध्य काल में काकजोल कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नरीखंड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कोई भी एक छोटे टॉपिक को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद हम उसके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को साथ ही साथ देखते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि हमें कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है। और अगर आप जेपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। हार्ड और हार्डेस्ट लेवल में उसे काउंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।